हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज है हमारा कंप्यूटर का पीवाईक्यू सेशन। अब मैंने आपको जैसे कि बताया था सॉरी, सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आप ऊपर टाइम देख पा रहे होंगे 1:49, 25 जैन, मतलब सुबह का टाइम है। 2 बजे के आसपास लेक्चर रिकॉर्ड करना आपका स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। कब जाके कंप्लीट होगा, देखो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। मुझे पता है, मैं इस सिचुएशन से निकला हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से एग्ज़ाम दिए जाते हैं। तो मैं किसी भी तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, चाहे वो रात के 2 बजे हो, सुबह हो, दोपहर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है बस। तो आज हमने 5 पेपर कंबाइन किए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर 2023, पिछली बार जो हमने किया था वो 2025 का किया था। पंचायत सेक्रेटरी 2023, पिछली बार जो किया था वो 2025 का था। सब इंस्पेक्टर हमारा JKPSI 2022 वाला, और मैट्रिक लेवल पोस्ट। ऑल दो इसमें इक्का दुक्का क्वेश्चन ही होगा, बट इनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है हमारे। तो 5 पेपर हम लोग कंबाइन करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहले सेशन नहीं देखे हैं तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ्स के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहला पेपर हमारा है पंचायत सेक्रेटरी का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। क्वेश्चन नंबर इसका 1 जो आया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ CPU। अब ये तो हमको पता ही है। देखो CPU का प्राइमरी फंक्शन क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन। अब देखो कई बार क्या होता है ना, मैं आपको अब इसका तो मतलब CPU के बारे में तो सबको पता है ना, तो ऐसा तो नहीं है कोई कि जिसको CPU के बारे में भी नहीं पता होगा। देखो क्या किया करो, अब मुझे नहीं पता आपकी आपको ये हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि हो सकता है। देखो किसी बच्चे को जैसे CPU है, किसी बच्चे को अगर CPU के बारे में पता है तो वो क्या करे, कमेंट करके उसके बारे में 3-4 पॉइंट लिख ले, ताकि जो दूसरा बच्चा आएगा CPU के बारे में देखने के लिए या कमेंट में देखने के लिए, तो वो कमेंट पढ़ के कुछ ना कुछ नया सीख के जाए। किसी को CPU के अलावा मान लो कोई चाहता है कि मैं ALU के बारे में लिखना चाहता हूँ, क्योंकि वो पार्ट तो इसी में आ गया ना, सारा CPU में ही आ गया, सारा कुछ आ गया, कंट्रोल यूनिट आ गया, ALU आ गया, मेमोरी यूनिट आ गया। कुछ बच्चा चाहता है कि मैं ALU के बारे में 2-3 पॉइंट अगर लिख सकता हूँ, तो वो 2-3 पॉइंट ALU के बारे में कमेंट में लिख दे। तो उससे अच्छा, मेरी तारीफ करने से अच्छा क्या है कि आप लोग ये करो, आप लोग CPU के बारे में लिखो, आप ALU के बारे में लिखो, आप मेमोरी यूनिट के बारे में लिखो, ताकि जो बच्चा आ रहा है वहाँ पे देखने, वो ये चीज़ देखे कि हाँ, कमेंट में भी हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा इन लॉन्ग टर्म नॉन वोलाटाइल मैनर। पहले तो क्या है कि नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल का क्या मतलब होता है, वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है, जो कि जैसे पावर ऑफ होता है तो वो खत्म हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारी रैम क्या है, वो है वोलाटाइल मेमोरी। तो रैम तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि नॉन वोलाटाइल बोला है। उसके बाद क्या बोला है उसने, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, स्टोरिंग डेटा आपको पता है कि हार्ड ड्राइव हमारे पास क्या होती है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है, और ये क्या है कि ये नॉन वोलाटाइल। हार्ड ड्राइव के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, बट थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। थोड़ा बहुत अगर आपको याद है तो एक सेकंड रुको जरा, मुझे थोड़ा पेन छोटा करने दो। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको याद है तो मेमोरी के बारे में मैंने उनको पढ़ाया था। मेमोरी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में हमारी 3 चीज़ें आती हैं, एक तो आती है रैम, एक तो आती है हमारी रोम, एक आती है हमारी कैश मेमोरी। ठीक है, रैम क्या होती है हमारी टेम्पररी, रोम क्या होती है हमारी परमानेंट। फिर सेकेंडरी मेमोरी में हमारे 3 तरह की मेमोरी आती है, एक आती है मैग्नेटिक मेमोरी, एक आती है हमारे पास ऑप्टिकल मेमोरी, एक आती है हमारे पास फ्लैश मेमोरी। ठीक है, अब इसके अंदर फर्दर, अब मैं इसके अगर सॉरी, इसके अगर मैं अंदर फर्दर बात करूं, तो इसके अंदर फर्दर अगर मैं रैम की बात करूं तो इसके अंदर मेरे पास 2 और आ जाती हैं। जैसे मेरे पास एस रैम आती है, एक मेरे पास डी रैम आती है। एस रैम काफ़ी बार पूछा जाता है कि कैश मेमोरी बनाने के काम कौन सी रैम आती है, तो एस रैम जो है वो कैश मेमोरी के लिए काम आती है। बहुत ज़्यादा बार आपको पूछा जाता है। एस रैम जो है वो फास्ट होती है। एस रैम क्या है आपके पास, फास्ट है एज़ कम्पेयर टू डी रैम। और उसके बाद एस रैम जो है वो एक्सपेंसिव भी होती है। आपको पता है ना कैश मेमोरी क्या होती है, एक्सपेंसिव, तो इसीलिए क्या होती है, एक्सपेंसिव भी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत बार ये चीज़ें बता चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक कि मुझे बार बार ये चीज़ें बताने की ज़रूरत है। और एस रैम, कई बार ये चीज़ पूछा जाता है कि एस रैम किससे बनी होती है, एस रैम बनी होती है फ्लिप फ्लॉप से। किससे बनी होती है, फ्लिप फ्लॉप से। और कई बार पूछा जाता है कि डी रैम किससे बनी होती है, तो डी रैम बनी होती है कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर से। किससे बनी होती है, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं, रैम की स्पीड जो है, रैम की स्पीड DDR, हम लोग कभी डेफिनेशन हो सकता है कि फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, DDR डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट। ये सारी चीज़ें देखो बेटा लिख लिया करो, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आज नहीं तो अगले पेपर में सही, अगले पेपर में नहीं तो उससे अगले में सही, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी। जहाँ अगर आपने लिखी होंगी तो आपके लिए आसानी होगी, नहीं लिखी होंगी तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। उसके बाद सिमिलरली हमारे पास रोम जो है वो 3 तरह का आ गया, जैसे प्रोम आ गया, PROM, EPROM आ गया, डबल EPROM आ गया। ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक अभी पता होंगी। ठीक है, उसके बाद मैं मेन आपको बताने क्या वाला था यहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास क्या है,
यहाँ पे मैंने आपको मैग्नेटिक मेमोरी बताया, उसमें हमारा क्या आ जाता है, मैग्नेटिक डिस्क। और हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है हमारे पास, हार्ड डिस्क ड्राइव हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क का ही टाइप है। क्या है, मैग्नेटिक डिस्क का ही टाइप है। लास्ट टाइम आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि इसमें प्लेटर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लेटर होता है। ये कई बार पूछा जाता है। प्लेटर के बाद इसमें क्या होता है, ट्रैक होता है। ट्रैक में उसके बाद क्या होता है, सेक्टर होता है। सेक्टर में उसके बाद क्या होता है, क्लस्टर होता है। ये कई बार आपको पूछा जाता है। आई थिंक इतने पॉइंट्स इसके बारे में काफ़ी हैं। इसके ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, बट फिर तो लेक्चर आपको पता है अब 2 बज रहे हैं। मुझे नहीं पता कि 4 बज जाएंगे लेक्चर बनाते बनाते या 5 बज जाएंगे, बट स्टिल लेक्चर मुझे कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, तो ये मेहनत आपके लिए चलती रहेगी। अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर पा रहा हूँ आपके लिए, मेरी मेहनत के लिए ना सही, आप लोगों की उसके लिए, मतलब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए उसी के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, कि ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी तो ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे 4 सब्सक्राइबर इससे ज़्यादा आ जाएंगे। अगर मुझे वो काम करना होता तो मैं इसको सुबह बैठ के करता, मैं रात को नहीं करता आपके लिए इतनी मेहनत। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस। ये तो सबको पता है, ये तो कोई नहीं है इसको नहीं पता होगा। मेन फंक्शन क्या है इनपुट डिवाइस का, एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। अब इनपुट डिवाइसेस की बात हुई तो कुछ इनपुट डिवाइसेस के आपको नाम पता होंगे, जैसे कीबोर्ड का आपको नाम पता होगा, उसके बाद आपको माउस पता होगा, उसके बाद आपको OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये पता होगा, उसके बाद आपको OMR जो OMR शीट्स और लॉटरी टिकट्स के लिए यूज़ होता है ये पता होगा, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये आपको पता होगा, उसके बाद BCR आपको पता होगा बार कोड रीडर, उसके बाद आपको QR कोड पता होगा, उसके बाद आपको जॉयस्टिक पता होगी, उसके बाद लाइट पेन होता है, स्टाइलिस होता है, वेब कैम होता है, टच पैड होता है, टच स्क्रीन, बायोमेट्रिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, इतनी सारी चीज़ें होती हैं और इतनी सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। हाँ, हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि MICR अगर मैं बोल रहा हूँ तो किसके लिए है। अगर मैंने कीबोर्ड की बात की तो सबसे पहले तो कीबोर्ड का वो कौन है, क्या बोलते हैं उसको, डेवलपर कौन है इसके, लेंथम शोल्स, क्रिस्टोफर है। क्रिस्टोफर आप नाम चाहे ना याद रखो, आप लोग ऐसे याद रखो कि कीबोर्ड का डेवलपर कौन है, लेंथम शोल्स। ये बहुत बार पूछा जाता है। और दूसरा आपको माउस का डेवलपर पूछा जाता है, तो मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था। माउस को कौन खाता है, ईगल खाती है, मतलब चील आके माउस को खा जाती है। तो इसका जो है वो एंगल बर्ड से, इसका नाम जो है वो एंगल बर्ड है, डोगलस एंगल बर्ड। लेकिन आप इसको एंगल बर्ड की जगह ईगल बर्ड याद रखो, ताकि आपको जो है वो इजीली याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने कीबोर्ड के बारे में आपको हज़ार चीज़ें बताई हुई हैं कि इतने टाइप का कीबोर्ड होता है, उसमें से फास्टेस्ट कौन सा होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक है, कोई बच्चा अगर कोई मतलब पहले ही मैंने यही बोला, किसी बच्चे को अगर वो याद है तो एटलीस्ट कमेंट करके वो बता दो, ताकि क्या होता है ना, इससे मेरा भी टाइम थोड़ा सा बचेगा, आपका भी टाइम थोड़ा सा बचेगा, और जो बच्चा एक्स्ट्रा देख रहा है ना उसका भी टाइम इस पर बच जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें याद होंगी। ठीक है, फिर से मैं आपको दो पॉइंट दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें पूछी जाती हैं। कि एक सबसे पहले है DVOROK, ये हमारे पास टाइप ऑफ कीबोर्ड है जिसको मैं बोलता हूँ फास्टेस्ट। क्या बोलता हूँ, फास्टेस्ट टाइप ऑफ कीबोर्ड बोलता हूँ इसको। एक टाइप ऑफ कीबोर्ड मेरे पास क्या है, क्वेर्टी, QWERTY, इसको मैं बोलता हूँ क्या, कॉमनली, मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्या है ये। तीसरा मेरे पास क्या है, तीसरा मेरे पास है AZERTY, एजर्टी। ठीक है, आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, याद आपको 2 चीज़ें रखनी है। DVORAK जो है ये फास्टेस्ट, RAK है, ये O नहीं होगा, सॉरी, RAK है, तो यहाँ पे A कर लेना। ये जो है वो फास्टेस्ट लेआउट है। क्वेर्टी जो है वो आपका कॉमनली यूज्ड है। और तीसरा क्या होता है आपका, एजर्टी होता है। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, हार्डवेयर को मेंटेन रखना, हार्डवेयर को मैनेज करना और एप्लीकेशंस को रन करना। टू मैनेज हार्डवेयर एंड रन एप्लीकेशन। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं था, ये आपको पता है, अर्थमेटिक सॉरी, ALU करता है, स्टोर और रिसीव डेटा, आपको पता है ये सारी चीज़ें। तो ये इसका आंसर क्या था, टू मैनेज हार्डवेयर एंड रन एप्लीकेशंस। 94 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 पे हम लोग चलते हैं, जिसमें देखो, जिसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मेरा भी टाइम कीमती है, आपका भी टाइम कीमती है, तो इस समय कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, सीधी पढ़ाई होगी। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। आपको पता है वायरस से बचाना तो एंटीवायरस होगा, इसमें कोई मतलब वो है नहीं, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। 96 पे डायरेक्टली हम लोग चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मॉडम। अब मैंने मॉडम के बारे में आपको हज़ार बातें बताई हैं। आपको बोला था मैंने, मॉडम का मतलब यहाँ MOD से मॉडम का क्या मतलब होता है, मॉड्यूलेशन। क्या मतलब होता है, मॉड्यूलेशन। और DEM से क्या मतलब होता है, डी मॉड्यूलेशन। ठीक है, डी मॉड्यूलेशन। मैंने बोला था कि या तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना, या तो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। ये किसका काम होता है आपका, इसका मॉडम का काम होता है। ठीक है, अब इसका काम है क्या, मतलब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों करते हैं, क्या चाहिए, क्या क्यों ऐसा ज़रूरी है, मॉडम की क्या ज़रूरत है, हम लोगों को क्यों ऐसा करना होता है, वो चीज़ें सुनो थोड़ी सी।
अब मैंने आपको क्या बताया था, इसमें दो प्रोसेस, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। इसमें मैंने मॉड्यूलेशन क्या बताया था, मॉड्यूलेशन होता है डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को, देखो ये एम से स्टार्ट हो रहा है, तो कन्वर्ट किसको करता है, डिजिटल को। ठीक है, डिजिटल को किस में, एनालॉग में। ये चीज़ याद रखना, ये भूल जाएगा आपको, मुझे पता है आपको भूल जाएगा। डिजिटल को किस में किस सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एनालॉग। और एनालॉग सिग्नल कौन सा होता है, टेलीफोन सिग्नल, ताकि हम लोग इसको क्या कर सके, सिग्नल को टेलीफोन लाइन्स पे ट्रांसफर कर सके। ठीक है, टेलीफोन लाइन्स के थ्रू ट्रांसफर कर सके। और दूसरा क्या होता है आपका, डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है आपका, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना। क्योंकि ये डी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें डी कहाँ पे आएगा, दूसरे नंबर से। मतलब एनालॉग को किस में कन्वर्ट करना, डिजिटल में कन्वर्ट करना। ठीक है, ताकि हम लोग इसको इजीली ट्रांसफर कर सके। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट। क्या फंक्शन है, कंप्यूटर को किससे कनेक्ट करना, इंटरनेट से। मतलब तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्नल ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा हो गया। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं पहले भी, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 97 पे हम लोग बढ़ते हैं। देखो जरा 97 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का क्या फंक्शन है, रैम आपको पता है टेम्पररी स्टोरेज है, लॉन्ग स्टोरेज तो है नहीं, पहले तो ये गलत हो गया। इमेज डिस्प्ले करना तो फंक्शन है नहीं इसका, डेटा इनपुट करना तो फंक्शन इसका है नहीं। टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इसका क्या है, रैम। ये तो आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 पे बढ़े। 98 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर इनपुट डिवाइसेस की एग्जाम्पल दी। अब आपको अगर सारी चीज़ें पता है कि इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो आउटपुट नहीं है, क्योंकि उसने पूछा है कि कौन सी इसमें से आउटपुट नहीं है। अगर आउटपुट नहीं है मतलब हमको कौन सी डिवाइस चाहिए, इनपुट। इसमें से इनपुट आपको कौन सी दिख रही है, कीबोर्ड दिख रही है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी, क्रिस्टोफर लैंथम शोल्स। उसके बाद में 3 लेआउट मैंने कीबोर्ड के बता दिए थे। उसमें से कौन सा फास्टेस्ट है वो बता दिया, कौन सा कॉमनली यूज्ड है वो बता दिया। प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर क्या आ गए, फिर आउटपुट डिवाइसेस आ गए। ठीक है, समझ आ गया आपको। 99 पे हम लोग चलते हैं। 99 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसमें से कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्या बोला है, याद रखना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। पहले तो ये कि दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल होती है और एक क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज। एक सेकेंड, क्या लिख रहा हूँ मैं, लो लेवल। ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे। तो एक है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मतलब कौन सी होगी, बाइनरी लैंग्वेज इसको बोलते हैं। क्या, बाइनरी लैंग्वेज भी जिसको बोलते हैं, या फिर मशीन कोड भी आपने कहीं कहीं इसको सुना होगा, या फिर ऑब्जेक्ट कोड भी कहीं कहीं आप इसको सुनोगे। याद रखना मेरी बात। ठीक है, ये आपकी कौन सी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, हाई लेवल का मतलब होता है कि हम लोग मतलब ह्यूमंस इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ह्यूमन रीडेबल या अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट होता है इसका। लेकिन बाइनरी वाले का क्योंकि 0-1 है, 0-1 फॉर्मेट में होगा तो ह्यूमन इसको नहीं रीड कर सकता, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन सी जो है विच इज़ नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। इसका मतलब कि कौन सी पूछी गई है उसने कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है इसमें। तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो हमारी क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। अब असेंबली से याद आया, बताओ जरा असेंबलर क्या चीज़ है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज है ना, तो बताओ असेंबलर क्या चीज़ है। आपको याद होगा, अगर मैंने बताया था आपको लास्ट सेशन में, असेंबलर वो चीज़ है, वो सॉफ्टवेयर है, वो कोड है, वो प्रोग्राम है जो कि लो लेवल लैंग्वेजेस को या फिर असेंबली लैंग्वेज को मैं बोलता हूँ कई बार, असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, आपका मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। किस में, मशीन कोड या फिर बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। याद रखना, पूछा जाएगा असेंबलर क्या है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इतना समझ आपको आ गया, तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अब यहाँ से देखो, क्या आपको सिर्फ एक ही एमसीक्यू पता चला कि इसमें से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है, नहीं, आपको ये तो पता चल गया कि ये प्रोग्रामिंग हाई लेवल नहीं है। इसका मतलब बाकी सारी क्या होंगी, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इसका मतलब पाइथन, जावा, C++। अब आपको आगे के लिए ये भी याद रखना है कि ये कौन सी हैं आपकी, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हो जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया आपको। 99 हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग कहाँ पे, 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोलता है, विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेस द लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो प्रिंसिपल। अब देखो ये आपका मतलब लेवल का है नहीं, बट चलो अब क्वेश्चन आ गया तो मैं स्किप नहीं कर पाया इस चीज़ को, तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ। जैसे मान लो कि ये मेरे पास टोकरी है, ठीक है, बट ये आपके लेवल का है नहीं, बट स्टिल सुन लो, कई बार कोई भरोसा नहीं होता। अब आ गया है तो मैं बता देता हूँ। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब देखो, जैसे ये टोकरी है, टोकरी में आपने किया एक कपड़े डाले, यहाँ से आपने पहला कपड़ा डाला तो यहाँ पे आ गया, ये बाहर कहाँ जा रहा है, पहला कपड़ा डाला तो यहाँ पे आ गया, फिर दूसरा कपड़ा डाला फिर उसके ऊपर आएगा, तीसरा कपड़ा डाला तो यहाँ आएगा, चौथा डाला यहाँ आएगा, पांचवा डाला यहाँ आएगा। आपने सबसे पहला कौन सा डाला था, ये। ठीक है, सबसे पहला ये डाला था, इसका मतलब आपने ये डाला था फर्स्ट, सॉरी, हाँ, सबसे पहला ये डाला था। अब मुझे अगर निकालना है, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ सुराख है, या मेरे पास कुछ ऐसा दरवाज़ा है, या कुछ मैंने कुछ करके रखा है, इसको खोल के रखा है, मतलब कि ओपन कर सकता हूँ मैं इसको। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से निकाल सकता हूँ।
क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से लास्ट से निकाल सकता हूँ। अब मैं जब इसको यहाँ से निकाल सकता हूँ तो ये आया भी सबसे पहले था, क्योंकि सबसे पहला मैंने कौन सा कपड़ा डाला था, ये। तो सबसे पहले आया भी यही और सबसे पहले निकला भी यही, तो इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि क्या बोलता हूँ, फीफो। यहाँ पे इसने क्या दिया है, लीफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये लास्ट में आया ना, और मैंने ऊपर से निकालना स्टार्ट किया, तो आया लास्ट में लेकिन निकालना ऊपर से स्टार्ट किया, तो ये मेरा कौन सा प्रिंसिपल होता है, लीफो होता है। बट मुझे इससे मतलब है नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल इसका आंसर बता देता हूँ। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो ये यूज़ करता है, वो स्टैक होता है। बट मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एल्गोरिदम इन कंप्यूटर साइंस। एल्गोरिदम का क्या मतलब होता है, एल्गोरिदम का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप चलना। ठीक है, कैसे चलना, स्टेप बाय स्टेप चलना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्गोरिदम बोलते हैं। हम कई बार बोलते हैं ना, आप कई बार आप क्या बोलते हो कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ये जानते हैं कौन लोग, जिनकी रील्स चलती हैं। अगर रील्स चलती हैं उनको एल्गोरिदम आता है उसका। वो कैसे, उनको पता है कि भैया इस समय कौन सा गाना चल रहा है, इस समय चल रहा है साजन 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 तेरी दुल्हन चल रहा है। अब हर रील पे आपको कहाँ दिखेगा, यही मेरी भी कुछ शॉर्ट्स पे आपको ये दिखेगा, क्यों, क्योंकि वो चल रहा है। तो इसका मतलब होता है कि एल्गोरिदम पकड़ना, इंस्टाग्राम को पता है, बंदों को पता है इस समय क्या चीज़ चल रही है, तो उसी स्टेप बाय स्टेप पे वो चलते हैं, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, तो पर्पस क्या है एल्गोरिदम का कंप्यूटर साइंस में, कि स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 102 पे। नहीं है आपके काम का, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 103 भी नहीं है आपके काम का, क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं डायरेक्ट। अब देखो 104 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपाइलर। लास्ट टाइम याद करो मैंने क्या बोला था, सी बी। कैसे याद रखो, सी बी मैंने याद बोला था, करने को बोला था आपको। मतलब ये कन्वर्ट करता है कोड को किसमें, बाइनरी कोड में। किसमें, बाइनरी कोड में। अगर ऐसा नहीं याद रखना, सी एम याद रख लो। इसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में। या तो बाइनरी लिखा होगा, या मशीन कोड लिखा होगा, या ऑब्जेक्ट कोड लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा। सोर्स कोड को किसमें, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक ही टाइम पे, मतलब हमको, जैसे हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो है हमारे पास कंपाइलर, दूसरा है हमारे पास इंटरप्रेटर। क्या है हमारे पास, इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। क्या, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। और ये होते हैं किसके लिए, ये हमारे होते हैं डीबगिंग के लिए। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सोर्स कोड मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कंपाइलर का। तो ये होता क्या है, हमने डीबग करने के लिए हमने कोई प्रोग्राम लिखा, मान लो 1000 लाइनों का। हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते थे, मैंने प्रोग्रामिंग की है किसमें, कोबोल लैंग्वेज में, जो आपकी कोबोल लैंग्वेज है, उसमें मैंने प्रोग्रामिंग की है। जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे तो कोबोल के सबसे लंबे प्रोग्राम होते थे, 1000 दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच हज़ार लाइनों के प्रोग्राम होते थे। अब जब इसकी कंपाइलिंग करनी है, हमको कंपाइल करना होता था, इंटरप्रेट करना होता था, तो हमको क्या होता था, हम कंपाइलिंग का मतलब क्या हो गया कि एक ही टाइम पे सारा का सारा प्रोग्राम कंपाइल करके वो बता देता था कि लाइन नंबर 101 है, लाइन नंबर 1001 है, यहाँ पे एरर है। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि वो क्या करता है, वो पहले देखता है कि पहले मेरा लाइन 1 में आया, लाइन 1 में आने के बाद देखता है कि वो लाइन 1 में क्या लॉजिक लिखा है। वो लॉजिक अगर हमें बोल रहा है कि लाइन 3 में जाओ, तो वो लाइन 2 को स्किप करके क्या करेगा, लाइन 3 में जाएगा। तो ऐसे हमारी क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप भी होती है, और मतलब पूरा प्रोग्राम भी चलता है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन हमारी करता है। बट इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, मैं कभी कभी ज़्यादा घुस जाता हूँ, तो मुझे रोक दिया करो वहीं पे। तो इसीलिए आपको मेन इतना याद रखना है जो मैंने आपको बता दिया। 104 हमारा हो गया, 105 आपको यहीं पे दिख रहा होगा, आसान सा क्वेश्चन है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहाँ पे दिख रहा है आपको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहाँ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, ये भी आपको आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। इनपुट इसमें से कौन सा नहीं है, इनपुट कौन सा नहीं है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, ये आपको पता है। प्रिंटर के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हुई हैं, लास्ट लेक्चर में भी, उससे पिछले लेक्चर में भी, तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग कमेंट में कोई बच्चा अगर हो सकता है, कोई फ्री है इतना कि वो 4-5 पॉइंट इसके बारे में लिख सकता है, तो वो लिख दो, बहुत बच्चों की इसमें हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 पे। 107 क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर कंपोनेंट एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस। इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है हार्डवेयर कंपोनेंट को और प्रोवाइड करता है यूज़र इंटरफेस। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, किसी को याद है यूज़र इंटरफेस क्या होता था? अगर नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इसका। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए यूज़र इंटरफेस क्या है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है हार्डवेयर को, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है मैनेज इसको, हार्डवेयर को, और ये यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस बन के रहता है कि मतलब उसको लैंग्वेज उसको समझ नहीं आती, उसको उसकी समझ नहीं आती, तो एक टाइप का ट्रांसलेटर टाइप का आप समझ लो कि करना क्या है। ठीक है, वो बताता है। क्वेश्चन नंबर 108 की अगर मैं बात करूं तो क्या है,
व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आपको पता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब जिसका सोर्स कोड जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या आ गया, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसमें हमारे पास सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता, इसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके जो राइट्स होते हैं वो उसी के पास होते हैं जो इसका क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है इसका मतलब जिसने बनाया होता है, डेवलपर टाइप। तो ओपन सोर्स का क्या है, सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है और उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। 108 हो गया। 109 पे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ द ओपन सोर्स वेब ब्राउजर फायरफॉक्स। फायरफॉक्स का नाम आया तो क्या आ गया, मोजिला फाउंडेशन। याद रखना, कभी पूछा नहीं जाता वैसे तो, ये पता नहीं यहाँ पे इसने कैसे पूछ लिया, बट इनका इतना डीप पूछा नहीं जाता, बट अब पूछा जाएगा तो याद रखना। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी की इन एम एस एस एस। एम एस 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 सबसे पहले तो क्या है आपका, डी बी एम एस डेटाबेस है आपका, ठीक है। एम एस 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 क्या है आपका, डी बी एम एस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब मतलब अगर थोड़ा सा और ऊपर जाना हो तो इसको हम बोलते हैं आर डी बी एम एस, ठीक है। क्या बोलते हैं, आर डी बी एम एस। आर का मतलब होता है यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस। हो सकता है देखो ये कई बार ये चीज़ें ऐसे मुंह से निकलती हैं ना, ये कई बार आपको ये चीज़ें मतलब वहाँ पे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद यहाँ पे डी बी एम एस के बारे में मैं आपको 5-7 पॉइंट्स जो है वो बता चुका हूँ पहले से ही, कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। आप लोग कोई है अगर धुरंधर तो इसको मुझे बता दें, मतलब कमेंट सेक्शन में बता दें। तो हम हमारे पास क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द प्राइमरी की इन एम एस एस एस। तो प्राइमरी की एम एस 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 में क्या होती है, प्राइमरी की होती है कि जो रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाए। मान लो मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, ये क्या है, मेरे पास एक टेबल है। यहाँ पे मान लो कि ये एक यूनिक की ऐसी है, मतलब ये रोल नंबर है। अब रोल नंबर तो सेम नहीं हो सकता ना, ये नाम है। अब मेरा नाम अगर जेके मैथ्स है तो हो सकता है किसी और का भी नाम जेके मैथ्स हो, ये तो पॉसिबिलिटी है। अगर मेरा नाम रोहित है सपोज, तो मान लेते हैं क्लास में किसी और का भी तो रोहित हो सकता है। लेकिन अगर एक रोहित का रोल नंबर 1 है तो ये तो नहीं होगा कि दूसरे का भी रोल नंबर 1 होगा, तो उसका रोल नंबर 2 होगा या 3 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक हमारे पास यूनिक कॉलम या यूनिक मतलब डेटा जो है उसको हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। किसमें, एम एस 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 में। तो यूनिक आइडेंटिफायर रिकॉर्ड का मतलब इसमें हम लोग रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे हमें कोई पूछेगा रोहित तो हम तो नहीं बता पाएंगे ये रोहित कौन सा, लेकिन अगर बोलेगा रोल नंबर 1 वाला रोहित तो हम बता पाएंगे। तो ये क्या है, यूनिक। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, की बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 हो गया। क्वेश्चन नंबर 111 पे हम लोग चलते हैं। एसक्यूएल क्या है, ये आपके में है नहीं, बट कई बार इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, टेबल से ही डेटा मतलब लेते हैं, इंसर्ट करते हैं, या फिर कुछ भी डेटा हमको चाहिए होता है टेबल के साथ खेलना हम लोग एसक्यूएल को बोलते हैं। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर अ सिंगल स्लाइड इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो सिंगल स्लाइड होती है उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं। क्या आपने पहला क्वेश्चन देखा था ऐसा, तो जो सिंगल स्लाइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइड ही बोलते हैं। किसमें, पावर पॉइंट में। हम बोलते हैं ना ये एक स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड, तो उसको सिंगल स्लाइड को क्या है, स्लाइड ही है इसका ऑप्शन, ठीक है। 112 हो गए हमारे। अगले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सबको पता है। बहुत सारी पीडीएफ मैंने आपको, बहुत सारी पीडीएफ बोल रहा हूँ, बहुत सारी फुल फॉर्म आपको मैंने बता रखी है, बहुत सारी अंधाधुंध। जिसने भी कंप्यूटर के PYQ सेशन मेरे साथ देखे हैं, आई थिंक ये 13th 14th या 15th, मुझे याद भी नहीं है कि इतने सेशन हम लोग कर चुके हैं, कितना सेशन है मुझे नहीं याद, बट ये जितने सेशन अगर मेरे साथ बंदों ने देखे हैं तो बहुत सारे MCQs हम लोग कर चुके हैं और बहुत सारे आगे भी करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए और भी हैं आगे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो। इसी तरह से अगर आप हमें सपोर्ट करते रहोगे तो हम भी आपको इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। मैं दिन रात कुछ नहीं देखूंगा, बट आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 में क्या है, URL। ये अब मैं कितनी बार बताऊँगा इसको, बहुत बार, देखो कितनी बार क्वेश्चन आया, हर बार किसी ना किसी पेपर में आया होता है। इसको भी कुछ नहीं बता सकता, बहुत बार बता चुका हूँ URL के बारे में, बहुत अंधाधुंध बार। उसके बाद CC कार्बन कॉपी, ये भी बहुत बार बता चुका हूँ, इसमें कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस बोल रहा हूँ, वायरस क्या है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, बिल्कुल सही। डिज़ाइन टू डैमेज करने के लिए काम किया जाता है, इसको डिज़ाइन किया जाता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर B है इसका। हाउ डू कंप्यूटर वायरसेस टिपिकली स्प्रेड। कंप्यूटर वायरस जो है वो स्प्रेड कैसे करता है, ईमेल अटैचमेंट से कर सकता है, बिल्कुल सही। आपने कुछ चीज़ डाउनलोड की उसमें से आ सकता है, बिल्कुल सही। इन्फेक्टेड फाइल्स हुई होगी उसमें से आ सकता है, बिल्कुल सही। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 118 पे। तो 118 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस का इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अगर कोई भी अच्छी चीज़ में दिख गई तो वो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। जैसे स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डेटा, वो तो बिल्कुल इसका ऑब्जेक्टिव यही है।
स्लोइंग डाउन सिस्टम परफॉर्मेंस, ये बिल्कुल यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि कंप्यूटर को स्लो कर देना, कंप्यूटर में जो डेटा है हमारा पर्सनल डेटा उसको क्या करना, चोरी करना। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन सिक्योरिटी, ये तो नहीं है, अवेयरनेस तो नहीं फैलाता, ये तो चोरी करता है, ये अवेयरनेस कहाँ से फैलाएगा, डिलीट कर देगा फाइल्स को, ये बिल्कुल सही है। तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या नहीं है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस इसका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार देखा है, ये क्वेश्चन बहुत बार देखना, ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय सिमेंटिक, ठीक है, सिमेंटिक ने इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया है? तो इसका आंसर क्या है, नॉर्टन एंटीवायरस इसका आंसर है, जिसको किसने डेवलप किया है, सिमेंटिक। अब देखो ये मैं बताता हूँ कि इसका कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि इसका फाउंडर कौन था। इसका फाउंडर था पीटर, ठीक है, पीटर नॉर्टन। पीटर नॉर्टन। डेवलप किसने किया था, डेवलप और डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये किया है सिमेंटिक। लेकिन अभी शायद सिमेंटिक का नाम जो है वो जेन डिजिटल है। तो हो सकता है कि अगली बार आपको क्वेश्चन क्या आ जाए कि भैया इसमें से कौन सा ऐसा वेल नाउन एंटीवायरस है डेवलप्ड बाय जेन डिजिटल। याद रखना, हो सकता है इस बार ये चीज़ पूछ ली जाए, तो ये भूलना मत। सिमेंटिक अगर पूछा जाएगा तो नॉर्टन एंटीवायरस आएगा। अब मैं अगर बात करूँ थोड़ी सी मैकफ्री एंटीवायरस की, तो इसका जो है मैकफ्री, इसका भी शायद इसकी जो मैकफ्री कॉरपोरेशन करके है जिसने इसको डेवलप किया। एवास्ट वाली जो है, एवास्ट वाली का क्या था, सॉरी एवीरा वाले का क्या है, एवीरा ऑपरेशंस करके है, ठीक है। उसके बाद एवास्ट की बात करूं तो इसका भी शायद जेन डिजिटल है, एक बार इसको चेक कर लेना। पहले इसको शायद एवास्ट सॉफ्टवेयर करके बोला जाता था, एवास्ट सॉफ्टवेयर करके बोला जाता था। एक बार ना एवास्ट का चेक कर लेना, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आप 4 ऑप्शन जो है इसके ये चेक कर लेना, ठीक है। और इसके बाद और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे एक आता है, अब मेरे से प्रोनाउंसिएट नहीं हो पा रहा, ये KASPERSKY, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये भी डेवलप किया था, इसी का नाम जो भी है और आगे लैब, ठीक है। उसके बाद कई बार और क्या पूछ लिया जाता है इसमें से, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, ये तो आपको नाम से पता चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर किसने, डेवलपर कौन इसका, अपना माइक्रोसॉफ्ट ही आ गया, ठीक है। उसके बाद और क्या पूछा जाता है, क्विक हील, हाँ एक ये भी याद रखना, क्विक हील जो है ये भी एक एंटीवायरस है आपके पास। ये किसने बनाया, ये क्या है इसका, क्विक हील टेक्नोलॉजी ही करके। मतलब मैक्सिमम क्या है आपके जो इसके नाम है सॉफ्टवेयर के, वो उसी पे बने हुए हैं उनके डेवलपर के नाम से। लेकिन इसको सिमेंटिक को छोड़ के, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, तो इसीलिए इसका क्या है, नॉर्टन है। याद रखना, पूछा जाएगा, फिर से आएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया क्या, 120। विच फीचर इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैलिशियस वेबसाइट एंड ऑनलाइन थ्रेट्स। इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है किसका, एंटीवायरस का, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है मैलिशियस वेबसाइट से और ऑनलाइन थ्रेट से। तो एंटी फिशिंग, आई थिंक मैं आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ पहले, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं पहले ही आपको करा चुका हूँ। तो क्या है, एंटी फिशिंग जो है, फिशिंग में आपको शायद लास्ट टाइम भी जो पेपर आए थे, 2 पेपर्स में फिशिंग के बारे में पूछा गया था। तो जनरली फिशिंग का रिलेट हम किससे करते हैं कि ईमेल में। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास ईमेल है, मान लो कि मैं ऐसे लिखता हूँ gmail.com लिखता हूँ ना, अब ये तो चलो वैसा ही रहेगा मेरा। मान लो कि मेरा ईमेल है JK maths4u ऐसे करके। आपको कोई ईमेल आ जाए, मान लो JK, मेरा अगर हाइफन है तो उसका ऐसे मान लो स्लैश आ जाए, ठीक है। अगर मेरा JK है तो हो सकता है उसका KJ आ जाए। अगर मेरा मैथ्स है तो उसका हो सकता है मैथ करके आ जाए। अगर मेरा 4U है तो उसका ऐसे करके आ जाए 4U। तो ये सारे क्या होंगे, ये आपके मेलिशियस ईमेल्स होंगे। तो ये सारे किसके थ्रेट होंगे, ऑनलाइन थ्रेट का आपका कारण बनेंगे। और ये किस में आएंगे, सारे के सारे एंटी फिशिंग में आएंगे, ठीक है। जब IT वाला अगर कोई है, IT इंजीनियर है कोई, जानबूझ के जो टीम मेंबर्स होते हैं, कई बार वो जानबूझ के आपको फिशिंग ईमेल भेजते हैं ताकि आप लोग उस पर क्लिक करो, और आपको फिर वो कोर्स करना पड़ता है फिशिंग का, ठीक है। तो अब जो IT वाले होंगे उनको पता होगा ये चीज़ें, बट आपको नहीं पता, कोई इशू नहीं है। हमारा पेपर जो है वो एक खत्म हुआ। कौन सा पेपर किया हमने, पंचायत सेक्रेटरी का किया क्या शायद, कौन सा किया हमने, मैं खुद ही भूल गया, ठीक है। हमने कर दिया, हाँ पंचायत सेक्रेटरी का कर दिया, एक पेपर हो गया। हम लोग मूव करते हैं पेपर नंबर 2 पे। अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहना। देखो, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने सपोर्ट किया, मैंने किसी की हेल्प की होगी, तो मेरा जो फल था मुझे मिल गया है। अब अगर मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ या आप आगे किसी की हेल्प कर पाओ ना, हो सकता है कि उसका फल आपको आपकी ऑफर लेटर, आपकी जॉब के फॉर्म में मिले। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी किस्मत है ना, ठीक है, तो वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। अगर आपको लिखा है कि वो जूनियर असिस्टेंट आपको मिलेगा, तो वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। बस हाँ, ये चीज़ होगी कि अगर आपने किसी की हेल्प की होगी, या फिर मतलब वो किस्मत की फॉर्म लेके ना, फिर हम लोग बोलते हैं कि वो आपकी किस्मत है। वो ऐसा होता है कि आपके मतलब अच्छा, कहीं ना कहीं हमने किसी के साथ अच्छा किया होगा, तो वो एट द एंड आपको वो रिटर्न फॉर्म में वैसा कुछ मिल जाता है।
ठीक है। अब मुझे क्या 10 या 15 आपके सब्सक्राइबर्स के लिए पड़ी हुई है कि मैं 2 बजे उठ के या 3 बजे 2:30 बज रहे हैं तो मैं आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ इस समय, मुझे क्या वो 10 सब्सक्राइबर्स चाहिए क्या आपके? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहीं ना कहीं उसका रिटर्न मिला है। अगर मैं हेल्प करता हूँ तो मुझे वो ऊपर वाला जो है वो रिटर्न दे देता है। ठीक है, तो इसीलिए आप भी अगर किसी की हेल्प करोगे तो आपको भी रिटर्न मिलेगा। मुझे ये सब्सक्राइबर का इससे कोई लेना देना नहीं। आपको लगता है कि अगर ये लेक्चर जो है वो वर्थ इट है तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी जो है वो मौका मिले ये सब फ्री में पढ़ने का। हम लोग पेपर नंबर अपना 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल्स का। करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है द आर्किटेक्चर दैट यूजेस अ टाइटर कपलिंग बिटवीन द कंपाइलर एंड द प्रोसेसर इज। इसमें से कौन सा ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि यूज़ करता है टाइट कपलिंग बिटवीन कंपाइलर एंड प्रोसेसर? ये क्वेश्चन आप में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, बट स्टिल इसका आंसर है क्या? एपिक। अब एपिक की फुल फॉर्म अगर मैं पहले आपको बता दूं तो कई बार हो सकता है कि फुल फॉर्म में आपको पूछ लिया जाए। तो फुल फॉर्म है आपका एक्सप्लिसिटली TLY एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। क्या? एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। अब ये करता क्या है? ये आपका क्या करता है कि जैसे आपको पता है कि मान लो कि सीपीयू के पास तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन एक टाइम पे आ रही हैं, तो सब इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा घुसने की जरूरत है नहीं। सब इंस्ट्रक्शन को पैरेलली एग्जीक्यूट करना, सब इंस्ट्रक्शन को क्या करना? पैरेलली एग्जीक्यूट करना, वो इसका काम है। ठीक है, तो आपको अभी से याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कंपाइलर और प्रोसेसर्स के बीच में जो टाइट कपलिंग है वो किसकी वजह से है, वो आर्किटेक्चर कौन सा? एपिक। क्या नाम है? एक्सप्लिसिटी पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। ठीक है, उसके बाद ये रिपीटेड क्वेश्चन करा चुका हूं आपको। ट्रांसफर ऑफ डेटा डायरेक्टली विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर को बिना बताए डायरेक्ट डेटा क्या करना? ट्रांसफर करना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये पहले भी क्वेश्चन 2 से 3 बार आपको मैं करा चुका हूं, इसलिए याद रखना इस चीज़ को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखो ज़रा, अब आपको पता चलेगा कि मैंने आपको 2 से 3 बार जो चीज़ें बताई थी उनका यूज़ कैसे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की? कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में सबसे लोएस्ट कौन आता है? याद करो, जब मैंने आपको कैश मेमोरी के बारे में बताया था ना, उस केस में मैंने आपको क्या चीज़ें बताई थी याद रखना। अब मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, याद रखना इस चीज़ को, बाद में मत बोलना कि सर भूल गई। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? सबसे पहले आता है रजिस्टर, उसके बाद आपके पास क्या आता है? कैश मेमोरी। उसके बाद मैंने क्या बोला था आपके पास? उसके बाद आता है आपका रैम। उसके बाद आपका आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। और वहाँ पे मैंने 2 एरो आपके लगाए थे। मैंने बोला था अगर स्पीड के बेसिस पे जाऊँ तो यहाँ पे जाऊँगा तो स्पीड आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी। सबसे ज़्यादा स्पीड रजिस्टर की, फिर कैश मेमोरी की, फिर रैम की, फिर सेकेंडरी मेमोरी की। लेकिन अगर मैं साइज़ के बेसिस पे आऊँ तो सबसे ज़्यादा मेरे पास सेकेंडरी मेमोरी का साइज़, उससे कम मेरा रैम का, उससे कम मेरा कैश का, उससे कम मेरा रजिस्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? लोएस्ट हायरार्की इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। तो सबसे लोएस्ट इसमें कौन सा है? इसमें है सेकेंडरी मेमोरी सबसे लोएस्ट। अब आप याद रखना, अगर आपको कई बार पूछ लिया जाए, 2 ऑप्शन दे दिए जाए, रजिस्टर हो या कैश मेमोरी हो, पूछ लिया जाए इनमें से फास्टेस्ट कौन सा है, तो आपके पास रजिस्टर जो है वो सबसे फास्टेस्ट होगा। तो साइज़ में भी मैंने आपको बता दिया, ये क्या है? साइज़ के बेसिस पे, और ये क्या है? स्पीड के बेसिस पे। स्पीड के बेसिस पे एरो ऊपर, साइज़ के बेसिस पे एरो नीचे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, ये देखो, ये देखो कितना कितना मज़ा आ रहा है मुझे कि मैंने अभी बताया। मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा था नीचे वाला क्वेश्चन क्या था, अभी मैंने आपको ऊपर बताया पॉइंट। तो अभी ये नीचे क्वेश्चन आ गया। नीचे क्वेश्चन क्या आया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर CPU? अभी बताया सबसे फास्टेस्ट कौन है? रजिस्टर है। अब जिस बच्चे को ये चीज़ नहीं पता था वो क्या मार्क करके आएगा? वो कैश मेमोरी मार्क करके आएगा, लेकिन आंसर क्या है इसका? रजिस्टर है। तो यही चीज़ है, यही चीज़ों का आपको फ़र्क पड़ेगा। बाकी मैंने आपको कभी ये नहीं बोला कि आप मेरे से पढ़ो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी मेहनत करनी है। मुझे पता है मुझे फल कौन दे रहा है, मुझे ऊपर वाला फल दे रहा है। ठीक है, मुझे उससे फल मिल रहा है। मुझे यहाँ पे वो आपके 10 सब्सक्राइबर या आपके कुछ वॉच आवर्स के लिए नहीं, मुझे आपकी जेन्युइनली हेल्प करनी है, इसीलिए मैं रात को बैठा हूँ। नहीं तो मुझे कुछ नहीं है। मैं अगर बिजी भी रहूँगा तो मैं बोल दूंगा मैं बिजी था भाई, नहीं बना पाया। क्या कर सकते हो आप? कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कुछ लायबल नहीं हूँ। मतलब मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा, तो इसीलिए कोई लाइबिलिटी नहीं हूँ। तो मेरे पे कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं है, कोई उधार नहीं है आपका। लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ तो मतलब कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अगले में हम लोग अगर चले, क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजिंग बैक्ड अप डेटा स्पेस? अब क्या चीज़ हो गई? सबसे पहले तो कोई इंग्लिश वाला मुझे ये बताएगा कि ऑप्टिमाइजिंग क्या होता है?
ऑप्टिमाइजिंग क्या होता है कि हमको क्या करना है, मान लो कि आपके पास कम पैसे हैं, कम पैसों में आपने ज़्यादा चीज़ करनी है, मतलब आपको इफेक्टिव वे इन शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बोलूँ, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि क्या है, आपको इफेक्टिव वे में आपको चीज़ों को क्या करना है, यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब आपको बोला क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, आप इसमें से कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे जब आपको क्या करना होगा, जो बैकअप डेटा स्पेस है उसको ऑप्टिमाइज़ करना होगा। तो आप लोग भूल जाता हूँ कभी कभी, कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हो, आप लोग करते हो कंप्रेस करते हो आप, और डी डुप्लीकेशन, मतलब आप लोग डुप्लीकेशन अलो नहीं करते, तो कभी भी डुप्लीकेशन जो है वो अलो नहीं होगी। और उसके बाद आप क्या करते हो, कंप्रेशन करते हो, कंप्रेस करते हो, तो वो आपका जो स्पेस है वो इजीली आपकी ऑप्टिमाइज हो सकती है, इफेक्टिव यूज़ उसका हो सकता है। ठीक है, 91 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। इन द नेटवर्क HTTP रिसोर्सेज आर लोकेटेड बाय, आपको बताया गया था कि URL क्या करता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या करता है, ये एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, ये क्या करता है, सॉरी एड्रेस मतलब लोकेट करता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो इससे HTTP क्या चीज़ है, ये क्या करता है, लोकेटेड बाय, इसको कौन लोकेट करता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अगर होगा तब भी सही आंसर होगा, और यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होगा तब भी सही आंसर होगा। ये चीज़ एक मेरी याद रखना, गलती से ये मत करना कि यहाँ पे आपने रिसोर्स लोकेटर देख लिया लेकिन यहाँ पे देखा ही नहीं कि आगे यूनिक है कि आगे यूनियन है, तो कुछ भी लगा के आ गए। सर हमने तो पढ़ा था URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, बिल्कुल सही होता है, लेकिन उसको यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर भी बोला जाता है। तो कई बार अगर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होगा वो भी आप सही मार्क करके आओगे, यहाँ पर आप बहस नहीं कर सकते कि मेरा ये गलत क्यों किया, यहाँ पर आंसर था ही नहीं। ठीक है, तो याद रखना आज के बाद ये भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट आपका, which of the following program dash is the program that helps to manage our files and folder, repeated question again, कल ही हमने किया था किसी पेपर में। विंडोज एक्सप्लोरर जो है वो क्या करता है, वो मैनेज करता है हमारे फाइल्स और फोल्डर्स को। उसके बाद आ गया 94th क्वेश्चन, जिसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। देखो मैं फिर वही बोल रहा हूँ, आपका टाइम इस समय बहुत ज़्यादा कीमती है, जिसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। मुझे ज़बरदस्ती 2 घंटे या 3 घंटे का लेक्चर नहीं बनाना है आपको बताने के लिए कि मैंने 5 पेपर किए हैं, मैंने 5 घंटे लिए हैं, इसके लिए नहीं, मुझे वो नहीं करना है। जहाँ आपका यहाँ पे दोबारा क्या आ गया, ऑप्टिमाइजिंग, आपको आपका टाइम जो है मुझे ऑप्टिमाइज़ करना है, अपना भी और आपका भी, और पढ़ाई भी आपकी क्या करनी है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो कम टाइम में। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज कॉमनली यूज्ड टू रीनेम अ फाइल, याद रखना आज के बाद रीनेम के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, F2 का यूज़ करते हैं। तो किसका यूज़ करेंगे, F2 की का यूज़ करेंगे। 95 स्पेल चेकिंग के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, F7 का यूज़ करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, स्पेल चेकिंग के लिए F7 का यूज़ करते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना अब की बार ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा टाइम वेस्ट इनमें नहीं करेंगे। इन MS Excel व्हेन अ रेंज इज सेलेक्टेड हाउ कैन यू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल, आपको करा चुका हूँ पहले, जो MCQs में पढ़ा चुका हूँ ना 1500 प्लस सीरीज वाला, उसमें आपको मैं करा चुका हूँ। शायद ये MS Excel वाला जो सेशन था, 7th सेशन था या कौन सा सेशन था मुझे याद नहीं, उसमें मैं करा चुका हूँ कि जब भी आपने एक रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट किया होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास ऐसा एक डब्बा है, उसमें डिफरेंट डब्बे हैं, मतलब ये ऐसे डब्बे हैं, ये रेंज ऑफ सेल्स है। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया है, अब मुझे क्या करना है, प्रीवियस सेल पे जाना है। मान लो मैं यहाँ पे था, मुझे यहाँ पे प्रीवियस सेल पे जाना है, तो प्रीवियस सेल पे जाने के लिए मेरे पास होता क्या है, मेरे पास होता है शिफ्ट प्लस टैब। क्या होता है, शिफ्ट प्लस टैब। अब इसने देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया, मतलब शिफ्ट प्लस टैब के हिसाब से तो उसने आंसर दिया ही नहीं है। अगर मैं एंटर की बात करूँ तो एंटर से मैं कहाँ जा सकता हूँ, मतलब डाउन वाला सेल जो है ना, नेक्स्ट डाउन सेल, ठीक है, नेक्स्ट डाउन सेल पे जा सकता हूँ, लेकिन इसने जो है वो ऑप्शन दिया ही नहीं है शिफ्ट प्लस टैब वाला। तो फिर मैं, अगर मुझे इसमें से कुछ मार्क करना ही है तो मैं फिर कंट्रोल+G मार्क करता हूँ। क्या, ये है मेरा गो टू टैब, क्या बोलता हूँ इसको, गो टू टैब बोलता हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे कहीं भी पर्टिकुलर जाना होता है तो मैं उस सेल का अगर मैं स्पेसिफाई कर दूंगा यहाँ पे, तो वो मुझे उस सेल पे लेके जाएगा। बट अगर सही इसका आंसर मैं बोलूँ तो इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस टैब की। ठीक है, तो कई बार अगर आपको ऑप्शन में शिफ्ट प्लस टैब की दिखे, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आंसर शिफ्ट प्लस टैब की था जहाँ तक मुझे याद है, तो इसका आंसर शिफ्ट प्लस टैब की होना चाहिए था, बट वो नहीं है। अगर तो आप लोग मुझे नहीं पता कि JKSB ने क्या आंसर दिया है इसका, JKSB हो सकता है कि क्वेश्चन डिस्कार्ड कर दिया हो, लेकिन इसका आंसर फिर इस हिसाब से ये बन सकता है। ठीक है, अगर मुझे मार्क करना ही है तो फिर मेरा डी आंसर इसमें से बनेगा, याद रखना, कई बार हो सकता है पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 97, बोला था आपको कि आप क्या गलती करोगे कि इंसर्ट करनी है न्यू स्लाइड, आप लोग बोलोगे Ctrl+N, क्योंकि आपको न्यू दिख रहा है, लेकिन बोला था आपको यहाँ पे न्यू N नहीं, आपको यहाँ पे M से जाना है। तो न्यू स्लाइड अगर हमको क्या करनी है, शॉर्टकट की इंसर्ट करनी है हमको न्यू स्लाइड की, तो Ctrl+M होगा, N नहीं होगा, याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। एक ये पूछा जाता है और एक क्या पूछा जाएगा, रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस वाला क्या होता है, Ctrl+H, फाइंड एंड रिप्लेस होता है ना, आपको दिखेगा R, वहाँ पे आएगा Ctrl+R, आप लोग मार्क करके आ जाओगे, जो गलत हो जाएगा वो Ctrl+H होता है।
ठीक है, तो ये चीज़ें, ये 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखता है लेकिन होता नहीं है, तो ये आपको पूछी जाती हैं। उसके बाद मैं चलूँ अगर आगे, तो क्या है गूगल क्रोम, क्या है हमारे पास गूगल क्रोम हमारे पास ब्राउज़र है, तो इसमें क्या मतलब, इसमें कोई खास बात था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 पे हम लोग चलते हैं। 99 क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड। अब आप बोलोगे सर उसको मैं डाउनलोडिंग भी बोल सकता हूँ, उसको मैं अपलोडिंग भी बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोग गलत हो, उसको मैं बोलूँगा फाइल ट्रांसफ़र। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलूँगा, फाइल ट्रांसफ़र बोलूँगा। ये जेकेएसबी भी यहाँ पे गलत है वैसे तो, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उसने एफटीपी दे दिया है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नहीं, उसने प्रोसेस के बारे में पूछा है, तो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस फाइल ट्रांसफ़र ही है। अब उसने मुझे पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं बोला कि मैं फ़ाइल को सेंड कर रहा हूँ या मैं फ़ाइल को रिसीव कर रहा हूँ, उसने मुझे बोला कि ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एक कंप्यूटर से दूसरे में, तो मैं सेंड भी कर सकता हूँ, मैं रिसीव भी कर सकता हूँ। जब मैं रिसीव करूँगा तो उसको मैं बोलूँगा क्या, डाउनलोडिंग। क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली बात नहीं की गई है, तो ना ही मैं आंसर डाउनलोडिंग कर सकता हूँ, ना मैं अपलोडिंग कर सकता हूँ, बट है वो भी फाइल ट्रांसफ़र ही है। अगर मैं सेंड करूँगा फाइल को तो उसको मैं क्या बोलूँगा, अपलोडिंग बोलूँगा। तो ये याद रखना, कई बार अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप अगर फाइल को सेंड कर रहे हो, ठीक है, थ्रू द इंटरनेट, उसको मैं क्या बोलूँगा, अपलोड बोलूँगा। आप लोग कभी अपलोड करते हो चीज़ें, तो वो क्या होता है, इंटरनेट पे सेंड करना, और वहाँ से अगर आप रिसीव करते हो तो उसको क्या बोल देंगे, डाउनलोडिंग बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ भी मेंशन नहीं है, उसने सिर्फ मुझे बोला है ट्रांसफरिंग फाइल, और वो भी प्रोसेस पूछा है, तो प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो उसको बोलूँगा फाइल ट्रांसफ़र। लेकिन यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र नहीं है, यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दे दिया उसने, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही तो है, तो इसका आंसर मैं एफटीपी मार्क करके आ सकता हूँ। ठीक है, अब फुल फॉर्म बता दो जेपीईजी की, जो भी है बच्चे फुल फॉर्म बता दो मुझे, जेपीईजी की क्या फुल फॉर्म है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 पे चलता हूँ। वैसे तो आपके काम का है नहीं, बट स्टिल स्कीमिंग क्या होता है ई बैंकिंग में, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, कभी कभार अगर पूछ लिया जाए किसी और सिलेबस में या कहीं पे, ई बैंकिंग में स्कीमिंग होता है कि क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को क्या करना, स्टील करना। ठीक है, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को स्टील करना, या फिर मैं इसको क्या बोलता हूँ, डिजिटल फ्रॉड भी बोलता हूँ। क्या, डिजिटल फ्रॉड आजकल जो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या बोलता हूँ, डिजिटल फ्रॉड भी उसको बोल सकता हूँ। ठीक है, आगे चलूँ मैं। चलो, तो समय हो गया हमारा 2:52, देख पा रहे होंगे आप। तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लेके, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेता हूँ, 2-4 मिनट 5 मिनट का पानी वगैरह पी के। यहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा। जो नया बच्चा है जो देख रहा है, उसको यहाँ पे कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से कुछ भी पूछना हो, वो मुझे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकता है, कोई पैसा नहीं देना है। फिर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे मेरी कंप्यूटर की जो PYQ जो चल रहा है वो दिख रहा है आपको। 12-13 वीडियोस, 13 सेशन आई थिंक इसमें हो गए होंगे, मुझे याद नहीं है अभी, 12-13 हो गए होंगे। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के मैथ्स के टॉपिक वाइज PYQs यहाँ पे मिल जाएंगे, रीजनिंग के मिल जाएंगे। बाकी जो भी आपको चाहिए कोर्सेज में आपको सारा का सारा मैथ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको हर एक चीज़ मैथ का, एक एक चैप्टर रीजनिंग का मिल जाएगा। रीजनिंग का फिर भी हमको अभी करना है थोड़ा बहुत, बट मैथ्स जो है हमारा सारा, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं अपना पेपर नंबर 3 से। अब देखो, पेपर नंबर 3 हमारा आ गया, कौन सा, सब इंस्पेक्टर वाला। मेरी भी पीठ थोड़ी थोड़ी जवाब देने लगी है, लेकिन स्टिल हम लोग कंप्लीट करेंगे सेशन को। कल के लिए छोड़ूंगा तो फिर कल के लिए रह जाएगा। आज 5 बज जाए चाहिए, लेकिन सेशन कंप्लीट होगा आपका। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, पहला हमारा ईमेल बोल रहा हूँ, हाँ, कंप्यूटर का क्वेश्चन पहला क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन इन फॉर्मेटिंग। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब ऑप्शन क्या है, इन फॉर्मेटिंग एन ईमेल केयर शुड बी टेकन दैट। अब जब ईमेल को हम लोग फॉर्मेट करते हैं तो हमको किस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए, उसने हमको ये पूछा है। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे, मुझे नहीं पता कि, लेकिन आपका यहाँ पे अलग अलग डाउट हो सकता है। अब पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद आपका डाउट हो सकता है। देखो, आप क्या बोलोगे, मुझे पता है कि आपका क्या डाउट होगा। आप बोलोगे देयर आर नो अटैचमेंट्स, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ईमेल के साथ अटैचमेंट हो, तो इसकी केयर जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ईमेल के साथ अटैचमेंट हो नहीं, बट हाँ मतलब अगर हो और अगर नहीं लगाई है उसके लिए आपको केयर करना है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसने बोला कि देयर आर नो अटैचमेंट, ये कोई ऐसा नहीं है। ओरिजिनल मैसेज इज अटैच्ड, आपने मैसेज अटैच, बच्चे यहाँ पे ये बोलेंगे मुझे कि सर इसका आंसर होगा क्या, कि जिसके लिए आप ईमेल भेज रहे हो वो ईमेल उसमें है भी है, मतलब ओरिजिनल मैसेज है भी है उसमें अटैच या नहीं, इसकी केयर तो आपको रखनी ही पड़ेगी, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे बात किसकी हो गई है, इन फॉर्मेटिंग एन ईमेल। तो ईमेल राइट करने के लिए आपके पास कुछ क्या होंगे, कुछ आपके पास मतलब टिप्स होती हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक सेकंड रुको जरा, मुझे छोटा करना तो पेन जरा। मैं क्या बोलता हूँ कि प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग में ना मेरे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, मुझे वो कुछ प्रोफेशनलिज्म फॉलो करना होता है। जब मैं सेट ऑफ गाइडलाइंस जो होती है ना उसको फॉलो करता हूँ, उसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑनलाइन में जब सेट ऑफ, ऐसे हम बोलते हैं ना कि आपके पास तुमको क्या एटिकेट्स नहीं है क्या, अब एटिकेट्स ही बोलते हैं क्या, पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ एटिकेट्स ही बोलते हैं ना, हाँ जो भी है। तो इसमें हम ऑनलाइन में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको नेटिकेट्स बोलते हैं, NITIQUETTE। ये चीज़ भी याद रखना,
कई बार आपको पूछा जाएगा कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन में जो बिहेवियर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन को बोलते हैं हम लोग नेटिकेट्स। ठीक है, मतलब रूल्स और गाइडलाइंस कुछ होती हैं कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन जब करनी है आपको तो उसके भी कुछ सेट ऑफ क्या होंगे, रूल्स होंगे, जिसको क्या बोलेंगे, नेटिकेट्स। अब जब मैं प्रोफेशनल ईमेल राइट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मेरे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे क्लियर कंसेप्ट लिखना है, जो मुझे मतलब क्लियर मैसेज मुझे लिखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा, कोई भी मुझे बोल्ड लेटर्स में नहीं लिखना है, बोल्ड या मतलब कैपिटल लेटर्स, मतलब मुझे चीज़ें कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, क्योंकि माना जाता है कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ चीज़ क्या होता है, एग्रेसिव। क्या होता है, कैपिटल लेटर में लिखी हुई चीज़ क्या होती है, एग्रेसिव। तो अगर मुझे ईमेल फॉर्मेटिंग जब करनी है तो मुझे वो ध्यान रखना पड़ेगा, केयर रखनी पड़ेगी कि मुझे वो एग्रेसिव नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए मेरा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, द ईमेल मैसेज इज़ नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर। इसके लिए मुझे खास ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया आपको, आंसर भी समझ आ गया आपको, क्या बोलना चाह रहा था मैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ वेब ब्राउजर टू असेस द इंटरनेट। वेब ब्राउजर तो आपको पता ही है इसमें से कौन सा है, गूगल सॉरी गूगल क्रोम है, तो इसमें कोई ज़्यादा मतलब वो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड। सिस्टम सॉफ्टवेयर, भैया आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, कर दिया हमने ये। उसके बाद हमारा इसका क्वेश्चन है एक सेकेंड रुको ज़रा, मुझे ढूंढने दो। एक क्वेश्चन है इसका 45, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड टू ऐड इफेक्ट्स टू वेब पेज। अब सबसे पहले तो वेब पेज बनाने के लिए अगर पूछा जाए कौन सी यूज़ होती है तो वो यूज़ होती है HTML। ये आगे किसके लिए, ये आगे आपका वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है, अगर आपको वेब पेज बनाना है उसके लिए आपकी क्या यूज़ होगी, HTML। अब मैंने आपको वेब पेज भी बता दिया है, मैंने आपको वेबसाइट भी बता दिया है, मैंने आपको होम पेज भी बता दिया है, मैंने आपको हाइपर लिंक भी बता दिया है, मैंने आपको हाइपर टेक्स्ट भी बता दिया है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कोई धुरंधर अगर है, कोई चाहे किसी की मदद करना चाहे, हो सकता है कि ये मदद उसकी, वो किसी की कमेंट सेक्शन में मदद करे और ऊपर वाला उसके एग्जाम में मदद कर दे। कोई है अगर तो एक एक लाइन इसके बारे में अगर लिख दे कमेंट सेक्शन में तो बहुत अच्छा होगा, आने वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो HTML की बात अगर मैं करूं तो वो क्या करता है, वेब पेज बनाने के काम अगर मैं बात करूं तो वो कौन करता है, HTML। लेकिन उसके बाद अगर मैं क्या बोलूं, DHTML, क्या, DHTML। DHTML का क्या मतलब हो गया, DHTML का मतलब है डायनामिक, DYNAMIC, डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डायनामिक का क्या मतलब हो गया कि हमको अगर इसमें क्या चाहिए, एनिमेशन चाहिए, कोई क्या चाहिए, इफेक्ट चाहिए, एनिमेशन चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए, किसमें, वेब पेजेस में, तो किसका इस्तेमाल करना है, DHTML का। तो कौन सी लैंग्वेज, DHTML यूज़ होती है, याद रखना। हो सकता है कई बार आपको ये पूछ लिया जाए। अगले क्वेश्चन में हम इसमें चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसका है, एक सेकेंड रुको ज़रा, हाँ, वट इज़ द टर्म सॉफ्ट इंडिकेट्स इन सॉफ्टवेयर। जो टर्म सॉफ्ट है वो सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ बताती है, क्या वो ये बताती है कि वो बहुत ज़्यादा नाजुक है, ऐसा नहीं है। ये क्या बताती है, ऑल द कंप्यूटर लैंग्वेज आर वेरी सॉफ्ट, क्या वो नाजुक है नेचर में, नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद प्रोग्राम डजेंट क्रिएट एनी नॉइस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ये क्या बकवासा दिया हुआ है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी चेंज्ड इजीली, सॉफ्ट क्या बताता है, सॉफ्ट का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं वो क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं इजीली। उनको क्या कर सकता है, यूज़र चेंज कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसीलिए हमने टर्म क्या यूज़ किया उसके साथ, सॉफ्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या है अगला, what will happen to data in RAM when power goes off and computer shuts down। ये क्या बकवास सा क्वेश्चन पूछा है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल बकवास सा, कि डेटा जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी में वो लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर क्या होगी, ऑफ। ये कौन सी मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी। पावर जैसे ही ऑफ तो वो डेटा खत्म। व्हेन पावर गोज ऑफ एंड इट विल हैव टू बी रिक्रिएटेड, उसको दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3 अभी बजे, मैंने सपोज कर लो कि 2 घंटे 1 घंटे का मान लो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया। अब वो लेक्चर हो सकता है कि मेरा कुछ ऐसा टैब में कुछ प्रॉब्लम हो जाए कि वो लेक्चर पूरा का पूरा खत्म हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो मेरी तो बुरी हालत हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो इसीलिए सेशन को जितना शेयर कर सकते हो करो, ताकि लोगों के पास पहुँचे। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है बची हुई, मेरी हालत इस समय ख़राब हो रही है, मुझे पता चल रहा है ख़राब हो रही है, लेकिन अगर मैं सेशन में छोड़ दिया मैंने यहाँ पे तो ये रह जाएगा, फिर ये कल आपका तैयार नहीं होगा, लेकिन मुझे इसको कल तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या आया हुआ है इसमें कंप्यूटर में, एक सेकेंड रुको जरा, हाँ ये है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल यूज्ड टू रिसीव ईमेल फ्रॉम अ रिमोट सर्वर टू द लोकल ईमेल क्लाइंट। अब यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। पहले तो आपको मैंने, एक तो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तीन चीज़ें आपको यहाँ पे ईमेल में याद रखनी है। एक सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक आपका POP3, एक आपका IMAP, ये आपको याद रखना है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में तो आपको सीधा का सीधा याद रखना है ना, सेंडिंग ईमेल। अब इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में रिसीविंग होती है, लेकिन अब इनमें डिफरेंस कहाँ पे है? कई बार आपको चीज़ें, एक चीज़ पूछ ली जाती है, क्या? सिंक्रोनाइजेशन, मतलब आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं। क्या है? आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, उन सब में सिंक्रोनाइजेशन का काम कौन करता है? तो वो IMAP जो है, इन सब में क्या करता है? सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है। अब यहाँ पे क्या पूछा है दोनों का, है दोनों रिसीविंग के लिए, मतलब यूज टू रिसीव ईमेल, इसका मतलब या तो POP3 होगा या तो IMAP होगा। IMAP तो इसके ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन POP3 हो जाएगा। फ्रॉम रिमोट सर्वर टू द लोकल ईमेल क्लाइंट, कई बार आपको ये चीज़ें बोला जाता है। अब जैसे ये जो कर रहा है, ये कहाँ पे स्टोर कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है कहाँ पे? फ्रॉम रिमोट सर्वर से, कहाँ पे? लोकल ईमेल क्लाइंट पे। लेकिन कई बार आपको बोला जाता है कि ये रिसीव करता है ईमेल को ऑन मेल सर्वर। जब मेल सर्वर पे बोला जाए, ठीक है, उसमें क्या आंसर होगा आपका? IMAP आंसर होगा। ये दो क्वेश्चन कल भी एग्जाम में, दो डिफरेंट एग्जाम में दो क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं, POP3, IMAP, SMTP के बारे में, ठीक है। अब वहाँ भी मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ जाके भी देख सकते हो, आपने देखा होगा वैसे भी। उसके बाद मैं चलता हूँ अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा है इसका, आई डोंट थिंक आपको ये दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको मतलब थोड़ा सा बोल के बता देता हूँ। इक्वेशन क्या है, मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू परफॉर्म द ट्रैफिक चेकिंग, कुछ तो है, ट्रैफिक चेकिंग ऑन द इंटरनेट। ट्रैफिक चेकिंग फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख दूँ क्या? रुको, अब देखो मैंने आपके लिए लिख दिया। ये क्या बोल रहा है? विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू परफॉर्म ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट पे ट्रैफिक को डायरेक्ट करना किसका काम है? तो ये काम है किसका? आपके राउटर का काम है। राउटर क्या करता है? आपके नेटवर्क को स्प्लिट करता है। क्या करता है? SPLIT, स्प्लिट द नेटवर्क। नेटवर्क को क्या करता है? स्प्लिट करता है। इससे क्या होता है? जैसे आपको पता है कि आपने जब वाईफाई लगाया होगा आपने, तो आपने एक राउटर लगाया होगा, ठीक है। उसके पीछे ऐसे कई बार 1 2 3 ऐसे मतलब डंडियाँ होती हैं, किसी तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये डंडियाँ होती हैं उसके पीछे। तो ये क्या करता है? दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या करता है? ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन का परफॉर्म करता है। इसीलिए इसको कई बार क्या बोला जाता है? इसका दूसरा नाम, कई बार इसको ये बोला जाता है इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। क्या बोला जाता है? इंटर नेटवर्किंग डिवाइस इसको बोला जाता है। याद रखना, हो सकता है कई बार आपको ये चीज़ पूछ ली जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, इसका और कोई कौन सा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है? एक क्वेश्चन इसमें और है, जो कि क्या है? अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हो सकता है आपको क्लियरली दिखे थोड़ा। अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट कैन बी इंस्टॉल्ड टू एनहांस अ कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी एज बाय इंक्रीजिंग मेमोरी आर इम्प्रूविंग ग्राफिक्स, इसको क्या बोलते हैं? आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पूछा नहीं जा सकता, बट इसको एक्सपेंशन बोर्ड बोलते हैं। यहाँ से आपको पता चल पा रहा होगा थोड़ा बहुत भी कि एक सर्किट बोर्ड है, जैसे मदरबोर्ड होता है वैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, PCB हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसको इंस्टॉल दैट कैन बी इंस्टॉल टू एनहांस, उसमें उसको इंस्टॉल करना ताकि कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटीज़ जो है वो क्या हो जाए? एनहांस हो जाए, और मेमोरी इंक्रीज़ हो जाए, या फिर उसके ग्राफिक्स इंक्रीज़ हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? इंप्रूव हो जाए, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन बोर्ड बोलते हैं। ज़्यादा घुसने की ज़रूरत है नहीं। ये आपका पेपर नंबर जो है, आई थिंक आपका पेपर नंबर 3, इसमें और क्वेश्चन, हाँ एक है ना, ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 113 है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द वेब एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट ओवर द इंटरनेट। अभी मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेट पे ऑब्जेक्ट को कौन लोकेट करता है, उसका एड्रेस कौन लोकेट करता है, URL अभी बता दिया आपको, थोड़ी देर पहले आपको बताया इसके बारे में कि इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं, कई बार इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर भी बोला होगा, तब भी इसका आंसर वही आएगा। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, हर बार पूछा ही जाता है। अगर ईमेल में से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाते हैं कई बार, तो पहला ईमेल किसने भेजा था, रे टॉमिल्सन, इंडिया में ईमेल का डेवलपर कौन है, वो पूछा जाता है आपको। कई बार हो सकता है कि उसके बाद ईमेल में टू क्या है, CC क्या है, BCC क्या है, ये पूछा जाएगा, या फिर और यही URL के बारे में पूछ लिया जाएगा, डोमेन के बारे में पूछ लिया जाएगा, कई बार पूछा जाएगा DNS क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। ये सारी चीज़ें आपको इतनी ही पूछ ली जाएंगी, ये हर चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। कोई बच्चे को लगता है अगर कि कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, कोई चीज़ मैं नहीं बता पाया क्वेश्चन में, तो वो अगर मैंने पहले बताई हुई है तो वो क्या कर सकता है, उसके पॉइंट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकता है बाकी बच्चों के लिए भी।
मुझे उससे फ़ायदा नहीं होगा, आप लोग कुछ ऐड करोगे मुझे उससे फ़ायदा नहीं होगा, आने वाले बच्चे जो उसमें कमेंट में देखेंगे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसमें होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है हमेशा, मुझे कोई मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं है। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है और अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लाइक सेशन पे नहीं होता है, अगर आप चाहो तो लाइक कर सकते हो, मर्ज़ी आपकी है। ठीक है, 3 पेपर हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट पेपर पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा पेपर है हमारा? नेक्स्ट पेपर हमारा आ गया डेटा एंट्री ऑपरेटर 2023। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो 2025 वाला था, आज 23 वाला स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैंने देखा आपका एक क्वेश्चन जो है वो छूट चुका था, तो आपको छूटना कुछ नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं दोबारा रीचेक करता हूँ कई बार। देखो क्वेश्चन मैंने करवा दिया, पेपर मैंने करवा दिया, दोबारा मैंने पेपर को चेक किया, मुझे लगा कि एक क्वेश्चन छूट गया, तो आपका दोबारा क्वेश्चन वो आ जाएगा। ऐसा नहीं है छूटेगा कुछ नहीं, तो मेरी गारंटी होती है आपने ये सारे MCQs जब पढ़े हैं, सारे PYQs करे हैं, तो आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। बाकी देखो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि यहीं से सारे आएंगे, ये तो PYQs हैं, बट यहाँ से आपकी इतनी रिवीजन हो जाएगी कि आपको कुछ भी अगर पूछा जाएगा तो आप लोग कहीं ना कहीं से उसको निकाल सकते हो। जैसे व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ एन IP एड्रेस इन IPv6 वर्जन। सबसे पहले तो मैं बात करूं IP की। IP क्या है आपका? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल क्या होता है? पहले सेट ऑफ रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये अलाउ करते हैं किसको? कंप्यूटर को या फिर अदर डिवाइसेस को इंटरनेट पे जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब हमारे पास क्या चीज़ है? अब हमारे पास IP के दो मेन वर्जन्स हैं। ठीक है, IP एड्रेस के दो हमारे पास मेन वर्जन्स है, जो कि क्या है? पहला है IPv4, दूसरा है IPv6। अब मैक्सिमम टाइम्स आपको पूछा जाता है कि इनमें नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी IPv4 की, तो ये कितना है? 32 बिट, और IPv6 की बात करूं तो ये 128। अब मैं अगर अपनी पर्टिकुलरली बात करूं तो मैंने ये कैसे याद रखा है? देखो ये 4 है, जिसमें 4 है, तो अगर मैं 2 की पावर 4 करूं तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 16 इंटू 2 32, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया? यहाँ पे 2 की पावर 4 होता है आपका 16, तो इसका क्या कर देना है? मुझे डबल कर देना है, तो क्या आ जाएगा? 32। अब 2 की पावर 6 अगर मैं करूँगा तो 2 की पावर 6 क्या होगा? 2 की पावर 6 करूँगा तो कितना आएगा? 64। लेकिन मैं क्या कर देता हूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो कितना आ गया? 128। तो ये मेरा याद रखने का तरीका है। आपको हो सकता है कई बार भूल जाए, 128 है, हो सकता है आप 64 में कन्फ्यूज़ हो जाओ, आप 256 में कन्फ्यूज़ हो जाओ। तो यहाँ पे 4 है, तो मैं क्या करूँ? या तो ऐसे कर लो, 2 की पावर 4 कितना होगा? 16, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होगा? 32। ये 6 है, तो 2 की पावर 6 क्या, तो कितना होता है? 64। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बन गया? 128। मेरा याद रखने का तरीका ये है, बाकी आपका जैसा है आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की ओर, जो कि है पेपर नंबर हमारा 4। कौन सा है? डेटा एंट्री ऑपरेटर 2023 का। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर देना और हमें सपोर्ट कर देना, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा गया है, रुको, ये अब देखो क्या इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है? HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एस से मतलब क्या है? सिक्योर। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और क्या? सिक्योर। कहाँ पे दिया हुआ है आपका? ये प्रोसीजर है, तो ये प्रोटोकॉल है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस डू वी यूज़ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग प्रोलॉग का बहुत इस्तेमाल करते हैं। किसका? प्रोलॉग का। कई बार बोला जाता है कि इसका डेवलपर कौन है प्रोलॉग का, ये क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है। तो ALAIN। अब मैं पूरा नाम अगर लिखूंगा तो कुछ अजीब सा नाम है, COLMERAUER। तो आप लोग ऐसे याद रखो, एलियन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है, मतलब ये रोबोट्स है, रोबोट्स मतलब एलियन से ऐसा लेना देना है इसका। ठीक है, प्रोलॉग। ठीक है, किससे लेना देना है? एलियन से लेना देना है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ हो रही है। और दूसरा रोबोट से लेना देना है, तो साथ में इसका नाम क्या है? एक और इसमें मतलब बंदा है जिसका नाम है रॉबर्ट। ठीक है, रॉबर्ट याद रखो, या फिर इसका आगे और है कुछ कॉल्सकी कुछ करके। ठीक है, तो रॉबर्ट याद रखो और एलियन याद रखो। कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? प्रोलॉग। कौन है उसके डेवलपर? एलियन और रोबोट। उसके बाद फोर्ट्रान की अगर मैं बात करूँ तो इसका नाम क्या है? फार्मूला। ठीक है, इसका क्या नाम है? फार्मूला ट्रांसलेटर। क्या नाम है? फार्मूला ट्रांसलेटर। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, बंदे को लगता है कि ये पूरा का पूरा ऐसा नाम ही है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फार्मूला ट्रांसलेटर। और ये किसके लिए यूज़ होती है? साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। कई बार आपको पूछ लिया जाएगा, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? आपकी प्रोलॉग यूज़ होती है। ये तो आपको पता है कि कौन सी लैंग्वेज है? बिजनेस लैंग्वेज है, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये बिजनेस लैंग्वेजेज है। ये आपकी जनरल पर्पस लैंग्वेज है।
ठीक है। सी क्या है आपकी जनरल पर्पज़ लैंग्वेज, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, इतना जानना आपका ज़रूरी था, उतना मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो 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 देखो, क्या तारीफ करूँ अब मैं अपनी, बता चुका हूँ कितनी बार क्वेश्चन करा चुके हैं, अब क्या बार बार पढ़ेंगे इसको। अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज, पहले ही आ गया कि कौन सा असेंबली लैंग्वेज को किस में, मशीन लैंग्वेज में। और मैंने यहाँ पे क्या बोला था, हो सकता है कई बार इसको बाइनरी कोड भी बोला जाए, इसको ऑब्जेक्ट कोड भी बोला जाए, तो इसको कई बार बोला जाता है मतलब लो लेवल को हाई लेवल में भी, सॉरी हाई लेवल को लो लेवल में भी बोला जा सकता है, हो सकता है कई बार ऐसा भी दे दे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, असेंबलर हो जाएगा। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, कंपाइलर आपका क्या हो गया पूरा मतलब इन वन गो में आपका क्या कर देता है, डीबगिंग कर देता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 तो है ही नहीं, इसके आगे क्वेश्चन आपका आया हुआ है कहाँ, 50th वाला। विच एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय प्रेसिंग कंट्रोल ई इन MS वर्ड। ई से क्या होता है, अब देखो फिर आप कंफ्यूज हो गए, जो बच्चे ने नहीं पढ़ा है वही बच्चा इसमें कंफ्यूज हो सकता है, नहीं तो नॉर्मल नहीं हो सकता। जिसने नहीं पढ़ा है वो ई से कंफ्यूज कहाँ से हो जाएगा, एग्जिट से। लेकिन ई से क्या होता है, अलाइन सेंटर, अलाइनमेंट होती है ना, कंट्रोल प्लस L करूँगा तो लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस राइट करूँगा तो राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस ई करता हूँ तो सेंटर, कंट्रोल प्लस J करता हूँ तो जस्टिफाई। ठीक है, तो मतलब दोनों तरफ से क्या आ जाता है आपका, जस्टिफाई हो जाता है, मतलब दोनों तरफ से बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। हु वाज द फाउंडर ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अब देखो ये क्वेश्चन कोई सिलेबस वाइज अगर देखा जाए तो ये सिलेबस वाइज कोई क्वेश्चन तो है नहीं, ये कभी भी कुछ भी JKS भी मतलब उठा के दे देगी। तो इसमें मतलब अगर देखूंगा मैं तो सिलेबस ये किस में आएगा, ये क्या फंडामेंटल में आएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल में, या इनपुट आउटपुट डिवाइस में आएगा, या फिर ईमेल में आएगा, या नेटवर्किंग में आएगा, या किस में आएगा, ये तो किसी में भी नहीं आएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये मतलब ऐसे क्वेश्चन आने नहीं चाहिए, बट इसका आंसर क्या है, रिचर्ड स्टॉलमैन करके आंसर है। तो नेक्स्ट टाइम अब आप ये याद रखना, क्योंकि JKS भी क्या करेगा, यही दोबारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं डाल देगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन अगर दोबारा आ गया, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का फाउंडर कौन है, रिचर्ड है। ठीक है, फ्री है, स्टार लगाता है, ये कौन सा, फ्री का स्टार लगाता है, किसका, फ्री का स्टार लगता है इसका, मतलब इसके स्टार पे सब कुछ क्या है, फ्री स्टार लगाता है बंदा, बस इतना याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 52, वुलर लेक अपनी कहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, हमको ये थोड़ी पढ़ना है। चलो आपका टेस्ट लेता हूँ ज़रा, ये बताओ मुझे 1987 में फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज बिल्ट इन जम्मू कश्मीर टू कनेक्ट जम्मू विद, किससे, उदयपुर और दिल्ली तो हो ही नहीं सकता। देखो सबसे पहले क्या किया करो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो GS हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, पहले तो वो ऑप्शन काटा करो जो नहीं हो सकते। इतना तो आपको भी पता है कि या तो आंसर सियालकोट होगा, या तो आंसर रावलपिंडी होगा, उदयपुर और दिल्ली तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या है इसका, सियालकोट है। कितने किलोमीटर थी, देखना ज़रा, बताना मुझे कुछ और पॉइंट इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, कि पहला रेलवे लिंक था क्या, या फिर क्या इसका नाम था, मतलब 1987 तो इसने बता दिया, यहाँ पे जम्मू सियालकोट लिंक भी बता दिया, कितने किलोमीटर का था, और कुछ अगर इसमें पॉइंट कोई बताना चाह रहा है तो ऐड करना चाह रहा है तो ऐड कर सकता है। हम लोग अपने टॉपिक से ना भटकते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में भी बन सकता है, और ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर में भी बन सकता है, बट ये कोई मतलब ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक में से नहीं बनता। कई बार JKSB का दिमाग जो है वो थोड़ा सा घुमा होता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो वैसे ही फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग कहाँ पे सेटअप हुआ है, ये हुआ है आपका शिलोंग में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लगेगा क्योंकि बेंगलुरु आपको लगता है कि हब है IT का, तो हो सकता है बेंगलुरु अब जो है IT का हब जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है कहाँ पे, हैदराबाद की तरफ। क्या मियाँ, हैदराबाद की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है सारा। बेंगलुरु में बहुत क्राउड हो चुका है, बहुत क्राउडेड प्लेस है, तो यहाँ से शिफ्टिंग अब किस तरफ चल रही है, हैदराबाद की तरफ। आप देख रहे होंगे अगर कोई आपका IT वाला फ्रेंड है तो वो कहाँ जा रहा होगा इस समय, हैदराबाद की तरफ मूव कर रहा होगा। बच्चे बहुत ज़्यादा IT वाले कहाँ पर मूव कर रहे हैं इस समय, हैदराबाद। लेकिन ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था हमारा एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग, फर्स्ट सेंटर कहाँ पर बना हुआ है, शिलोंग में बना हुआ है। आप चाहो तो इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ सकते हो, ठीक है, और पढ़ सकते हो इसके बारे में, याद रखना। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो जब भी आपका कंप्यूटर का एग्जाम होगा ना, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कंप्यूटर रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर्स होंगे तो आपको मैं एक सेशन लेके उसको मैं ऐड करवा दूंगा। बट जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो एक बार देख के जाओ, अगर कंप्यूटर रिलेटेड आपका कोई करंट अफेयर है तो वो ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड रुको जरा। इफ़ अ कंप्यूटर सिस्टम इज माल फंक्शनड, कंप्यूटर सिस्टम क्या हो गया, माल फंक्शन हो गया, काम करना बंद कर गया, कुछ खराबी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिटेक्ट इट, सिस्टम डायग्नोसिस। सिस्टम डायग्नोसिस से क्या होता है, हमको पता चल जाता है क्या चीज़ कहाँ पे प्रॉब्लम है, ज़्यादा घुसने की जरूरत है नहीं। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन एज एन एविडेंस फॉर द रोल ऑफ IT इन E-गवर्नेंस, मतलब हमको इसमें से कौन सा एज एविडेंस दिख रहा है किसका, IT का E-गवर्नेंस में। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अपना जम्मू, ई स्मार्ट सिटी है अपना, ई स्मार्ट सिटी जम्मू।
तो वो प्रोजेक्ट एक जो है वो आईटी का रोल है उसमें। डिजी लॉकर बिल्कुल सही बात है, यूपीआई पेमेंट सिस्टम बिल्कुल सही बात है। तो सारे के सारे एविडेंस है हमारे किसके, आईटी के ई गवर्नेंस में। तो ऑल द अबव ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़े अगर, अब देखो मैं ट्रिक्स भी बनाता हूँ, ठीक है, मैं ट्रिक्स भी बनाता हूँ इन चीज़ों की, कि आपको कुछ चीज़ें हैं अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टैटिक पोर्शन है आपको याद नहीं हो रहा, तो मैं उसकी वीडियो भी ले आ सकता हूँ, आपको ट्रिक से सारी की सारी चीज़ें याद करा दूंगा। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा स्टैटिक पोर्शन है आपको याद नहीं हो रहा, तो मुझे वो भी बता देना, मैं कोशिश करूँगा कि उसके ट्रिक्स लेके आपको याद करा दूँ। जैसे ये है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, हो सकता है कि ये बच्चों को नहीं याद होती। अब थर्ड बैटल में कैसे याद रखना है कि वो मैड था, ठीक है, आपको दिमाग में ऐसा करना है कि वो मैड था तीसरी बार भी मारने आ गया, वो मैड था। तो अहमद मैड यहाँ पे आ गया ना, वो मैड था, तीसरी बार थर्ड बैटल आ गया, मारने आ गया, तो मार से क्या आ गया, मराठा। तो अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी भी बोला जाता है, मराठा के बीच में क्या, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे अगर आप मतलब ऐसे याद रखोगे ना, फर्स्ट बैटल इसमें थी, सेकंड बैटल इसमें थी, थर्ड बैटल इसमें थी, फिर वो कोई और बैटल थी वो उसमें थी, हल्दी घाटी में इसमें थी, उसमें, ऐसे आप लोग याद नहीं रख पाते हो। तो इसीलिए कुछ ना कुछ रिलेट करके रखा करो कि वो मैड था, थर्ड टाइम मारने आ गया, तो मैड से क्या आ गया, अहमद, थर्ड से क्या आ गया, थर्ड बैटल, मारने से क्या आ गया, मराठा। अब आपको ज़िंदगी में कभी भी ये चीज़ नहीं भूल पाएगी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, याद रखना मेरी बात, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक से बिछड़ते नहीं हैं, टॉपिक से घूमते नहीं हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन, ये 98th क्वेश्चन है जेकेएसबी में आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं सही बताऊं तो मुझे भी खुद समझ नहीं आया, और मुझे इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे नहीं पता चल रहा है इसका क्या आंसर होना चाहिए। बट अगर कोई है जो मतलब जिसको ये पता है, जिसको ये लगता है, इसको ये आता है, तो वो एक्सप्लेन करके मुझे बता सकता है। मैं कमेंट को क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा, जाके बाकी बच्चे भी समझ पाए। मुझे नहीं पता इस चीज़ का, और मुझे कोई मतलब इसमें वो दुख या शर्म वाली बात नहीं है कि मुझे नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 पे हम लोग बढ़ते हैं। कोई है इसका आंसर बताना चाहे तो बता सकता है। क्वेश्चन 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट फॉर स्लाइड शो। बहुत बार आया हुआ है स्लाइड शो का शॉर्टकट क्या होता है, F5 क्या है स्लाइड शो का शॉर्टकट। इसमें आपको कई बार पूछा जाता है स्लाइड सॉर्टर, ठीक है, या फिर स्लाइड शो और स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर में क्या होता है, आपको जो स्लाइड्स हैं वो एक थंबनेल फॉर्म में प्रेजेंट की जाती हैं, ताकि आप लोग उसको क्या कर सको, एक्सचेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब इंटरचेंज कर पाओ। और स्लाइड शो में क्या होता है, आपका पूरा का पूरा एक स्क्रीन खुलती है जिसमें आपकी एक स्लाइड दिखेगी पूरी की पूरी, उसमें जो भी लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद बात करूँ मैं, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, PSTN। तो सबसे पहली बात कि PSTN है क्या भैया, PSTN है आपका पब्लिक स्विच्ड, ठीक है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क है। इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए। और इसको बोला जाता है क्या, सर्किट स्विच्ड नेटवर्क भी बोला जाता है कई बार, क्या, सर्किट स्विच्ड नेटवर्क भी इसको बोला जाता है। तो यही क्वेश्चन यहीं से निकल गया कि PSTN किसका पार्ट है, सर्किट स्विचिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है, सर्किट स्विचिंग का पार्ट है। एक मतलब अब मैं पूरा इसको समझा नहीं सकता, इतना डीप जाने की ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन क्या है पेपर, क्योंकि ये पेपर आपका जो था वो डेटा एंट्री ऑपरेटर का था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपका डिफरेंस जो है जूनियर असिस्टेंट से है। जैसे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स थे, जैसे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी करके एक टॉपिक था कि इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर में। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के भी कुछ टॉपिक्स है इसमें, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस भी इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर में था। तो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी थी कि जिसमें हमको ज़्यादा नहीं घुसना है, जितना हमारे लायक है, जितना हमारे जूनियर असिस्टेंट के लायक है उतना हम लोग कर रहे हैं, तो उतना हमारा सही है, ठीक है। तो हम लोग 4 पेपर कर चुके हैं, अब एक पेपर हमारा मैट्रिक लेवल का है, वो भी करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें शायद 1-2 क्वेश्चन ही आए हुए, मैं कोशिश करता हूँ, वो 2-3 पेपर थे, तो मैं 2-3 पेपर को ही कंबाइन कर देता हूँ, तो आपके शायद 2-4-5 क्वेश्चन उसमें से और निकल आए। तो जो मैट्रिक लेवल का था उसमें एक क्वेश्चन तो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे बच्चा ना, कुछ बच्चा फंसेगा, कैसे, वो बोलेगा सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो है, इसके अंदर वर्ड आ रहा है, तो ये तो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल सही बात है सर।
अब बच्चा यहाँ पे फंसेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर, जब मैंने आपको एमसीक्यूज करवाए थे ना, वहाँ पे मैंने आपको लिब्रे ऑफिस के बारे में बताया था। मैंने बोला था ये कंपटीटर है किसका, एमएस ऑफिस का। जैसे एमएस ऑफिस एक क्या है, सूट है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, पैकेजेस, जैसे वर्ड पैकेज है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एसएस है। वैसे ही हमारे पास लिब्रे ऑफिस क्या है, ये भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं। जैसे उसमें जैसे एमएस ऑफिस में वर्ड है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में राइटर नामक है क्या, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके मैंने डिफरेंट डिफरेंट नाम आपको बताए थे। इसमें एक्सेल होता है, उसमें कुछ नाम और होता है। इसमें पावर पॉइंट है, उसका नाम कुछ और होता है लिब्रे ऑफिस में। यहाँ पे एसएस है, वहाँ पे लिब्रे ऑफिस में इसका नाम कुछ और होगा। लेकिन जब राइटर पर्टिकुलरली मेंशन किया है तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। गूगल डॉक्यूमेंट बिल्कुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिल्कुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो बच्चा एक तो यहाँ पे फंसेगा, जिसको ये नहीं पता होगा लिब्रे ऑफिस का, तो वो यहाँ पे फंसेगा, वो बोलेगा ये आंसर है। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कि यहाँ पे बात की गई है एमएस ऑफिस की, यहाँ पे पर्टिकुलरली एमएस वर्ड की बात नहीं की गई। तो ऑफिस क्या है, ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑफिस हमारे पास सूट है, जिसके अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, वो हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नहीं होगी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की। ये चीज़ याद रखना, ध्यान में रखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल नेटवर्किंग साइट, इसमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। लिंक्डइन आपको पता है, इंस्टाग्राम तो आपको पता है, इसके अलावा तो आपको कुछ पता ना हो, मतलब हो ना हो अलग बात है, ये तो पता ही होगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर भी आपको पता है, आजकल इसका नाम क्या है, एक्स बोला जाता है। उसके बाद ईबे जो है, ये हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, ये हमारा क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होता है। और ये अमेरिकन मल्टी नेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, हमारा नहीं है अपना। तो इसीलिए ये क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है आपकी। एक क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्रोसेस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट कंबाइंस नेम्स एंड एड्रेस विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट कॉल्ड। अब देखो, जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है कंप्यूटर PYQ सेशन 1 से, उसको पता है कि मैं पहले ही करवा चुका हूँ, 2-3 बार मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि मेल मर्ज। ठीक है, मेल मर्ज क्या चीज़ है, मेल मर्ज एक ऐसा टूल है हमारे पास, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो आपको एक लेटर भेजना है, ठीक है, एक लेटर भेजना है, जिसमें आपको देखो, एक आपको भेजना है मान लो JK मैथ्स को, एक आपको भेजना है किसी XY प्लेटफॉर्म को, XYZ को, एक आपको भेजना है ABC को। तो आप उसमें जब लिख रहे हो हाय हाउ आर यू, और यहाँ पे JK मैथ्स, यहाँ पे क्या आप लिखोगे हाई हाउ आर यू, क्या आप JK मैथ्स लिखोगे क्या, नहीं, आप उस प्लेटफॉर्म का नाम लिखोगे XYZ, यहाँ पे आप लिखोगे ABC। तो अब ऐसा तो नहीं चाहते ना आप लोग ये बार बार इसको लिखो, अगर 50 बंदे होंगे तो क्या 50 बार लिखोगे क्या, नहीं। तो इसमें क्या होता है कि पर्सनलाइज्ड मैसेज आप लोग कर सकते हो, कि मान लो आपने मैसेज एक ही लिखा, लेकिन जब आप ऐसे लिखो हाय हाउ आर यू, जब इसको भेजो तो वो लिख के क्या जाए, हाय हाउ आर यू JK मैथ्स, जब इसको भेजो तो हाय हाउ आर यू XYZ, यहाँ पे भेजें तो ABC आके आए। तो वो सारी चीज़ें आप किससे कर सकते हो, मेल मर्ज से कर सकते हो। वहाँ मैंने आपको पूरा ये सिखाया था चीज़ें, मतलब सिखाया मतलब ये मेल मर्ज करना नहीं सिखाया था, इतना नहीं भरना है आपको लेकिन आपको मैंने चीज़ें हर एक चीज़ के बारे में वहाँ पे बताया था। अब मेल मर्ज मुझे ये बताओ कि किस वाले टैब के अंदर आता है, कहाँ पे आपको दिखता है मेल मर्ज, नहीं याद है तो बता देता हूँ, मेलिंग टैब। ठीक है, मेलिंग टैब के अंदर आपका दिखता है क्या, मेल मर्ज। एक बार ये चीज़ मेरी याद रखना, एक बार आप लोग ये चीज़ ज़रूर देखना कि डिफरेंट डिफरेंट टैब्स के नीचे, खासकर MS वर्ड, बाकी आपको बहुत कम पूछा जाएगा, MS वर्ड में खासकर आपको पूछा जाएगा कि ये अगर टैब है तो इस टैब के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, ये वाला टैब है तो इस टैब के अंदर क्या चीज़ आती है, रिव्यू टैब के अंदर क्या आएगा, व्यू टैब के अंदर क्या आएगा, या मतलब कुछ भी चीज़ है, कोई भी टैब है उसके अंदर क्या आएगा, वो पूरा खुद से एक बार देख के लिख लेना। मैं ट्राई करूँगा कि एक बार आपके लिए वो सेशन जो है, एक सेशन ले आऊँ जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा MS वर्ड के इस टैब के अंदर ये आ रहा है, एक्सेल में इस टैब के अंदर ये आ रहा है, पावर पॉइंट में इस टैब के अंदर ये आ रहा है। अगर आपकी डिमांड होगी तो देखो, अभी आई थिंक आपको शायद टाइम नहीं दिख पा रहा होगा, टाइम इस समय बज चुके हैं 4। ठीक है, इस समय प्रॉपर 4 बज चुके हैं मुझे, और बीच बीच में मैं मतलब 5-10 मिनट की कभी कभी ब्रेक भी लेता हूँ, पानी वगैरह पीता हूँ या कुछ। लेकिन आपने देखा होगा 152 में मैंने लेक्चर बनाना स्टार्ट किया, चाहे लेक्चर 1 घंटे का हो, चाहे आधे घंटे का हो, चाहे 3 घंटे का हो, उससे फ़र्क नहीं है। ठीक है, मैं लगातार उस तब से अभी तक बैठा हूँ, 4 बज गए, अभी मैं सोऊंगा। अब खुद बताओ कि ये मेहनत आपके लिए हो रही है कि नहीं हो रही है। अब मुझे क्या है, मुझे क्या करना है कंप्यूटर पढ़ के, या मैंने आपसे कोई 199 ले रखे हैं कि मुझे आपको प्रोवाइड करना ही करना है, आपका मतलब पेपर है अभी तो मुझे प्रोवाइड करना ही करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मुझे कोई भी मतलब मैंने कोई उधार नहीं ले रखा आपसे
ठीक है। लेकिन मुझे इतना है कि अगर मैं आपकी हेल्प करूँगा तो मेरी कहीं न कहीं हेल्प हो रही है, तो इसीलिए आपको भी उन लोगों की हेल्प करनी है। या तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, कुछ ना कुछ आप लिख के जाओ, मेरी तारीफ़ मत करो, मुझे अपनी तारीफ़ नहीं चाहिए। मुझे वो चीज़ चाहिए कि कुछ प्रोडक्टिव आप वहाँ पे लिख रहे हो, ताकि जो बच्चा एक्स्ट्रा वहाँ पे आ रहा है कोई देखने, तो एटलीस्ट वो देखे कि भैया कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। इससे अच्छा वो ये सुनने से अच्छा है कि मतलब सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, या फिर ये करो वो करो। उससे अच्छा ये है कि आप लोग क्या करो, 2 पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दो, ताकि बच्चा आके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखे और वहाँ से सीख सके। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा अच्छा लगे आप लोग कर सकते हो। मेरी मतलब यहाँ पे लेक्चर जो है मैं चाहूँगा कि ख़त्म करूँगा, हालत मेरी भी ख़राब हो चुकी है। तो कल ये लेक्चर, रिकॉर्ड तो अभी रात को कर रहा हूँ, तो कल ही आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, सारा कुछ एडिट वेट करके जो भी इसमें होगा सारा मैं पहले खुद देखूंगा, फिर मैं इसको करके आपको कल अपलोड कर दूंगा। कल आपको मिल जाएगा, हो सकता है सुबह मिल जाए, हो सकता है शाम को मिल जाए। कल मतलब कि ये 25 को ही मिल जाएगा। आज तो हो गया, मतलब सुबह होगी, मेरे लिए तो होगी, आपके लिए नहीं हुई होगी, लेकिन आपको 25 को ये मिल जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो डू सपोर्ट, शेयर लोगों के साथ कर दिया करो, और सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि इतनी मेहनत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट पेपर्स में कोशिश करूँगा और 2 से 3 4 पेपर जितने भी हो सकते हैं दोबारा से अगले सेशन में आपके लिए कंबाइन करके ले आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।